गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सबके लिए पर्यावरण अध्ययन का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग, यह मैं 30 क्वेश्चन जो करा दे रहा हूँ, जिसका एग्जाम 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को, वह इस क्लास को आप लोग जरूर देख के जाइए। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ईवीएस का पर्यावरण का। आप लोग इस क्लास को देख के जाइए। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन, प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी है, शेर है, बाघ है, मोर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु किसे कहा जाता है दोस्तों? बाघ को। ठीक है, किसे कहा जाता है दोस्तों? बाघ को कहा जाता है। ठीक है, और इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोग हमको बताइए इसका वैज्ञानिक। तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम किस नाम से? पैंथरा टाइग्रिस। किस नाम से बुलाते हैं दोस्तों? पैंथरा। आप लोग प्लीज़ इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, पैंथरा टाइग्रिस। ठीक है, इसको हम पैंथरा टाइग्रिस, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और इसको भारत में दोस्तों जो ये प्रजाति पाई जाती है, इसको हम रॉयल बंगाल टाइगर के भी नाम से भी जानते हैं। किसको दोस्तों? रॉयल बंगाल टाइगर। इस नाम से दोस्तों भारत में रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम भारत में रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? पैंथरा टाइग्रिस है, और इसको भारत में हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो चीज़ें ना समझ में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है? सागरी खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। किसका दोस्तों? आयोडीन का जो होता है वह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आयोडीन का वह दोस्तों महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें सागर का जल लवण युक्त होने के कारण, जो सागर का जल होता है दोस्तों, किसका? सागर का जल, ये क्या होता है दोस्तों? लवण युक्त होता है। लवण युक्त होता है। ठीक है, लवण युक्त होता है। क्या होता है दोस्तों? सागर का जो जल होता है वह लवण युक्त होता है, और सागरीय खरपतवार भी लवण युक्त होता है। जो सागर है दोस्तों, और जो सागर खरपतवार ये भी लवण युक्त होता है। ठीक है, जो सागरी खरपतवार भी क्या होता है दोस्तों? लवण युक्त होता है। ठीक है, लवण युक्त होता है। इसलिए इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? आयोडीन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, लवण युक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। जो टाइगर की इसमें क्या हुआ था दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं। जो टाइगर हैं दोस्तों, यह कम होती संख्या को रोकने के लिए, उनके संरक्षण के लिए भारत में सरकार और वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा सन 1973, कब दोस्तों? सन 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कब की गई दोस्तों? सन 1973। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों? सरकार और वन पर्यावरण। ठीक है, वन एवं पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण। इसमें क्या होता है दोस्तों? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो भारत में इसका कार्यक्रम सन 1973 में आरंभ किया गया था, सरकार और वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, और टाइगर की कम होती संख्या को देखते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? प्रोटीन क्या पूछा? प्रोटीन की प्रचुरता होती है। ठीक है, तो किस वर्ग में होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? सोयाबीन, चना, मक्का प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। कौन कौन दोस्तों? सोयाबीन, चना और मक्का। ये ऑप्शन हमारा सी होगा। इसमें क्या दोस्तों? प्रोटीन की मुख्य स्रोत होते हैं। क्या दोस्तों? मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है दोस्तों, सोयाबीन, चना, मक्का प्रोटीन की मुख्य स्रोत होते हैं दोस्तों, और प्रोटीन की कमी से क्वासकोर नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से क्वासकोर। कौन सा दोस्तों? क्वासकोर। प्लीज इसको आप लोग नोट्स करते चलिएगा। क्वासकोर नामक रोग होता है। क्या होता है दोस्तों? क्वासकोर नामक रोग होता है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। इसको हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सूखा रोग भी कहते हैं।
इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, क्वाशकोर नामक रोग होता है और सूखा रोग भी कहते हैं। और प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं सोयाबीन, चना और मक्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, क्या दोस्तों, नक्षत्र, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य की दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या फिर पृष्ठीय ताप पर। तो यह किस पर निर्भर करता है दोस्तों, यह पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। हम आप सबको बता दें, किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। इसमें क्या दोस्तों, तारा भी आ जाएगा। ठीक है, तारे, किसी तारे और नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है। मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों, नीला रंग जो होता है, नीला रंग जो होता है वह सर्वाधिक क्या करता है दोस्तों, सर्वाधिक ताप निर्भर करता है, या फिर नीला रंग सर्वाधिक ताप इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, इंगित करता है। ठीक दोस्तों, नीला रंग सर्वाधिक ताप पर इंगित करता है दोस्तों। और इसमें पीला रंग जो होता है दोस्तों, सबसे कम ताप को इंगित करता है। कौन दोस्तों, पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, इंगित करता है, इसको प्लीज आप लोग नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है और नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है। तो एक नक्षत्र और तारे का रंग दोस्तों पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनों के महत्व के कारण है। तो वनों के महत्व के क्या कारण दोस्तों, ग्रीन गोल्ड। क्या होगा दोस्तों, ग्रीन गोल्ड। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ग्रीन गोल्ड। ठीक है, हरा सोना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, हरा सोना। क्या बोलते हैं दोस्तों, हरा सोना, वनों के महत्वपूर्ण के कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है दोस्तों। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है दोस्तों, जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु और पक्षी या फिर पक्षी। तो पृथ्वी का अपमार्जक दोस्तों जीवाणु व कवक को माना गया है। किसको माना गया है दोस्तों, जीवाणु और वह कवक को माना गया है। तो मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वाहन करते हैं दोस्तों। यह ऐसे जीव होते हैं दोस्तों जो अपने आवासीय कौन दोस्तों, अपने आवासीय क्षेत्र में, ये लोग जहाँ पे रहते हैं, मतलब ये जीवाणु व कवक जहाँ रहते हैं, यह अपने आवासीय क्षेत्र में किसको खा जाते हैं दोस्तों, उसकी उपस्थिति में मृत जैविक, क्या खाते हैं दोस्तों, मृत जैविक को खाकर अपना निर्वाहन करते हैं। ठीक है, जीवित, या फिर लिख लीजिए जीवित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो जीवाणु व कवक है, ये अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित में मृत जैविक को खाकर अपना जीवित रहते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, जीवाणु और कवक है। ठीक है, जो चीज़ें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। तो कथक किस क्षेत्र का है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी दोस्तों। कथक जो होता है यह उत्तर भारत, कहाँ का दोस्तों, उत्तर भारत का वो है। ठीक है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर भारत। ठीक है, यह नृत्य भाव प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों, यह जो नृत्य है कथक, यह भाव प्रधान होता है। ठीक, क्या होता है, भाव प्रधान होता है। ठीक है, यह क्या होता है दोस्तों, भाव प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, यह क्या होता है, भाव प्रधान होता है दोस्तों, जिसमें अभिनय नृत्य के द्वारा कथानक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, कथानक की प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ का है दोस्तों, उत्तर भारत का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में रवि की फसल कौन सी है। तो इसमें कि रवि की फसल कौन सी दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। चावल, चना, मूंगफली, कपास। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें रवि की फसल क्या होगी दोस्तों, चना हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में दोस्तों क्या होता है, शीत ऋतु होता है। कब दोस्तों, मैं बता दूँ, अक्टूबर प्लस नवंबर, यह कौन सा ऋतु होता है दोस्तों, शीत ऋतु होता है। ठीक है, प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अक्टूबर प्लस नवंबर कौन सा होता है दोस्तों, शीत ऋतु होता है। इसमें बोई जाने वाली फसल रबी फसल होती है। इसमें बोई जाने वाली फसल क्या होती है दोस्तों, रबी फसल होती है। ठीक है, रबी फसल होती है। ठीक है दोस्तों, अक्टूबर प्लस नवंबर में शीत ऋतु होता है दोस्तों। इसमें बोई जाने वाली फसल रबी फसल होती है। ठीक है, और रबी फसल दोस्तों मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू आदि प्रमुख है। कौन कौन से दोस्तों, जैसे आपने बता दूं, गेहूं, ठीक है दोस्तों, जौ हो गया, गेहूं, जौ, चना और सरसों, मटर, आलू, ठीक है, आदि, ये सब क्या हैं दोस्तों, ये प्रमुख फसलें हैं। क्या दोस्तों, प्रमुख फसलें
हैं। ठीक है, तो अक्टूबर प्लस नवंबर में शीत ऋतु होता है। बोई जाने वाली फसल रबी फसल होती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू आदि, ये सब प्रमुख फसलें हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो का कारण, तो पोलियो का कारण क्या हो सकता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, कीट। तो पोलियो का कारण क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग बताइए। जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, तो पोलियो का दोस्तों विषाणु होगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, विषाणु। ठीक है दोस्तों, तो पोलियो जो होता है वो दोस्तों विषाणु के कारण से होता है दोस्तों। पोलियो के वायरस भोजन, पानी तथा शरीर में प्रवेश करते हैं दोस्तों। ठीक है, जो पोलियो को वायरस होते हैं दोस्तों, वह भोजन से भी और पानी के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं तथा इसकी तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देते हैं और इसमें मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, विषाणु जो होते हैं, जब पोलियो आदमी ग्रसित होता है, कैसे ये सब अंदर जाते हैं? ये भोजन और पानी के द्वारा। कैसे आते हैं दोस्तों? भोजन और पानी के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही शरीर में ये विषाणु प्रवेश करते हैं, तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर, किसको दोस्तों? तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं। किसको क्षतिग्रस्त कर देते हैं दोस्तों? तंत्रिका तंत्र को यह विषाणु क्षतिग्रस्त कर देता है। ठीक है, और इसमें मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इसमें जैसे चावल, मूंगफली तथा कपास, ये खरीफ फसल होती है जो जून में बोई जाती है। जैसे दोस्तों चावल जो हो गया, कौन दोस्तों? चावल, ये खरीफ फसल है, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, यह क्या दोस्तों? खरीफ फसल है। ये सब कब बोई जाती है दोस्तों? यह सब जून में बोई जाती है। ठीक है, ये सब फसलें कब बोई जाएंगी दोस्तों? जून में। खरीफ फसल है। ठीक है दोस्तों, यह खरीफ फसल है। और मूंगफली भी क्या है दोस्तों? खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल है। और कपास भी खरीफ फसल, ये सब कब बोई जाती है दोस्तों? जून में बोई जाती है। मूंगफली भी खरीफ है, कपास भी खरीफ है, चावल भी, ये सब खरीफ फसल है। ये सब कब बोई जाती है दोस्तों? जून में बोई जाती है। कब बोई जाएंगी? जून में बोई जाती हैं। ठीक है, बोई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैंने बता दिया, विषाणु, तो यह तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देती है शरीर में अंदर जाने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग बताइए दोस्तों, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जून को, 5 जून को, 15 जून को, या फिर 28 जून को। तो यह कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 जून हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 जून हो जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा? 5 जून हो जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? सर्वप्रथम बैठक पर्यावरण के मुद्दे पर दोस्तों सर्वप्रथम बैठक कब हुई? 1972 में। ठीक है दोस्तों, 1972 में। कहाँ पे हुई दोस्तों? स्कॉटलैंड में। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्कॉटलैंड में। ये कहाँ पे बैठक हुई दोस्तों? स्कॉटलैंड में हुई थी। ठीक है, सर्वप्रथम बैठक कब हुई थी? 1972 में। कहाँ पे हुई थी? स्कॉटलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक किस रंग में होती है दोस्तों? नीला, पीला, लाल, हरा। तो मैं आप सबको बता दूं, पौधे में लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र होती है। कौन सी दोस्तों? लाल रंग। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल रंग हो जाएगा। और नीले में लाल से कुछ कम तथा हरी और बैगनी किरण में यह क्रिया सबसे कम होती है। किसमें दोस्तों? जो यह नीला है, नीला, ठीक है, नीले में लाल से कुछ कम, नीला जो होता है यह लाल से कुछ कम में हो जाएगा। ठीक है, और हरी और बैगनी किरणें में यह क्रिया सबसे कम होती है। और हरा, ठीक है, हरा में यह हरा और बैगनी में दोस्तों यह क्रिया सबसे कम होती है। यह क्रिया सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। ठीक है दोस्तों, हरा में और बैगनी में यह क्रिया सबसे कम होती है। और नीला में लाल से थोड़ा ज़्यादा, लाल से थोड़ा कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, नीला में लाल से थोड़ा कम और हरा बैगनी में यह क्रिया सबसे कम होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिंडी में पाया जाता है, तो भिंडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? फास्फोरस भी पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या पाया जाता है? फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों फास्फेट भी पाया जाता है, विटामिन ए भी, विटामिन सी, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। यह सीटेट का 28 दिसंबर 29 दिसंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं नींबू के, आम का, अमरूद का, पपीता का। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आम का। ठीक है, तो भारत में फलों के अंतर्गत दोस्तों आम की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है। उत्तर भारत एवं आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। कहाँ दोस्तों? उत्तर भारत में, और कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। उत्तर भारत और आंध्र प्रदेश में
सबसे ज़्यादा की जाती, सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। ठीक है, तो उत्तर भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है किसकी दोस्तों? आम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, क्या दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो पर्यावरण को बचाने के लिए दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो यह कहाँ से दोस्तों? यह उत्तराखंड से। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1973 में। कब हुई थी? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। और इसमें उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल, कौन दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल कौन दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा तथा चांडी प्रसाद, कौन सॉरी यहाँ दोस्तों चांडी प्रसाद, कौन दोस्तों? चांडी प्रसाद, कौन दोस्तों? चांडी प्रसाद, चांडी प्रसाद भट्ट के द्वारा, भट्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, की गई थी। वृक्ष काटने के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। ये किसकी उपरांत? वृक्ष काटने के विरोध में, वृक्ष काटने के विरोध में दोस्तों यह आंदोलन चलाया गया था। यह कब चलाया गया था? 1973 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ? उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ और सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा की गई थी यह आंदोलन वृक्ष काटने के विरोध में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जैविक घटक है पादप, मृदा, वायु, जल। तो दोस्तों पादप जैविक घटक है, तो पादप क्या दोस्तों? जैविक घटक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पादप एक जैविक घटक है क्योंकि इनमें जीवन और उत्पादन की क्षमता होती है। पादप में क्या होती है दोस्तों? जीवन और उत्पादन की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, जल, वायु और मृदा अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। जैव, वायु और मृदा ये सब तीनों किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जीवन और उत्पादन की क्षमता होती है कि इसमें पादप में मृदा, वायु, जल अजैव घटक के अंतर्गत ये सब दोस्तों आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे कुनाइन, क्या दोस्तों? कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट से, सिनकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस से या फिर अकोनाइट से? तो किसके थ्रू होती है? तो सिनकोना प्लांट। क्या दोस्तों? सिनकोना प्लांट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिनकोना प्लांट। सिनकोना प्लांट के छाल से दोस्तों, किससे दोस्तों? इसके जो छाल होती है उसके द्वारा, किसके द्वारा? छाल के द्वारा। जो इसके छाल से कुनाइल नामक दवा प्राप्त होती है दोस्तों। कुनाइल दवा का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। किसमें दोस्तों? मलेरिया के उपचार में। मलेरिया के उपचार में किया जाता है। मलेरिया के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में दोस्तों? इसका दवा मलेरिया के उपचार में किया जाता है दोस्तों। यह सामान्यतः रूप से वर्ष पर्याप्त हरे भरे रहते हैं। हमेशा यह दोस्तों क्या होते हैं? हरे भरे रहते हैं। इनकी ग्रोथ बाढ़ अच्छी होती है दोस्तों। यह चौड़े होते हैं और तने का घेरा 7 मीटर में पाया जाता है। जो इसका तना होता है दोस्तों यह 7 मीटर तक बड़े होते हैं। कितने मीटर? 7 मीटर तक बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आप सबको करा रहा हूँ। सीटेट का दोस्तों आप 30 में से दोस्तों 25 प्लस क्वेश्चन तो फंस जाएंगे, पक्का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71% पृथ्वी तल ढका हुआ है, भूमि से, हवा से, जल से, कोयला से। तो किससे दोस्तों? पृथ्वी का जल महासागरों। तो किससे दोस्तों? जल से। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी का 71% जल महासागरों दोस्तों। किससे? जल महासागरों, जल और महासागरों एवं जल द्वारा 29% स्थल ढका हुआ है। ठीक है, तो 71% किससे दोस्तों? जल और महासागरों से। 71% जल महासागरों और एवं दोस्तों जल द्वारा तथा 29% भाग स्थल के द्वारा ढका हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो किससे हुआ दोस्तों? जल से। जल 71% जल महासागरों एवं जल द्वारा तथा 29% स्थल के द्वारा ढका हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकीकरण या फिर विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। तो दोस्तों किसके कारण? नगरीकरण। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नगरीकरण हो जाएगा। जल संकट का प्रमुख कारण दोस्तों क्या हुआ? नगरीकरण हुआ, क्योंकि नगरीकरण के बढ़ने के साथ जल प्रदूषण भी बढ़ता है। क्योंकि जब ये नगरीकरण बढ़ेगा दोस्तों, इसमें क्या बढ़ेगा? जल प्रदूषण भी बढ़ता है, जल प्रदूषण भी बढ़ता है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों। इसमें जल प्रदूषण भी इसमें बढ़ता है दोस्तों, तथा पीने योग्य जल की कमी होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पीने योग्य की पानी की कमी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम, इमली, बाबुल, सहतूत। तो कौन नहीं है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें इमली क्या है दोस्तों, सदाबहार पेड़ नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इमली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जट्रोफा। ये दोस्तों जट्रोफा बायो 1 मिनट दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इमली हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इमली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गीत के रचयिता। तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो है दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो है दोस्तों, वह बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय थे। भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय यह गीत एकता का प्रतीक बना था। ठीक है दोस्तों, भारत में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, कब दोस्तों, 1905 के समय यह गीत एकता का प्रतीक बना था। ठीक है दोस्तों, एकता का प्रतीक बना था। प्लीज़ आप लोग नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय यह गीत एकता का प्रतीक बना था। यह कौन है राष्ट्रीय गीत का रचयिता, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। तो यह कहाँ पे हुआ दोस्तों, पिलानी। हमारे आंसर क्या हो जाएगा, पिलानी। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के द्वारा हुआ। तो किसके द्वारा, कार्यक्रम के द्वारा हुआ दोस्तों। यह दिल्ली में स्थापित किया गया था और इससे प्रदूषण रहित ऊर्जा के साथ साथ अच्छी खाद भी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ पे हुआ, पिलानी में नहीं हुआ दोस्तों, यह दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ दोस्तों, सॉरी, यह दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों, दिल्ली में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होता है दोस्तों, इससे प्रदूषण रहित ऊर्जा के साथ साथ अच्छी खाद भी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? तो डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? ठीक है, तो इसकी मापने की इकाई क्या है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। डेसिबल, गहराई, ध्वनि, तापमान, वायु दाब। तो इसमें क्या है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। इससे हम लोग क्या नाप सकते हैं दोस्तों, ध्वनि। क्या नाप सकते हैं दोस्तों, ध्वनि। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल, इसका शॉर्ट फॉर्म इसको हम लोग डीबी कहते हैं। ठीक है, डेसिबल का इकाई प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो मनुष्य के लिए 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है। जो मनुष्य के लिए होता है दोस्तों, मनुष्य के लिए 80 डेसिबल, ठीक कितना दोस्तों, 80 डेसिबल हानिकारक होता है, हानिकारक होता है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के लिए 80 डेसिबल सुनने के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। तो कौन नहीं है दोस्तों रासायनिक उर्वरक का उदाहरण? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, कौन नहीं है, कंपोस्ट। हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कंपोस्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कंपोस्ट खाद जैविक उर्वरक का उदाहरण है। किसका दोस्तों, कंपोस्ट खाद जो है वो जैविक उर्वरक का क्या है दोस्तों, उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, जैविक उर्वरक का क्या है दोस्तों, यह उदाहरण है, क्योंकि इसके निर्माण में दोस्तों पेड़ पौधे और मृत जीव जंतु तथा इनमें उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यूरिया, पोटास तथा फास्फोरस रासायनिक उर्वरकों के उदाहरण हैं दोस्तों। यूरिया भी, पोटास भी और फास्फेट, ये सब किसके हैं दोस्तों, यह रासायनिक यह दोस्तों क्या है, रासायनिक उर्वरक हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, और कंपोस्ट क्या है, जैविक उर्वरक का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी होती है दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूँ कमेंट बॉक्स में। नाइट्रोजन का। किसका दोस्तों, नाइट्रोजन का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी को घेरती हुई दोस्तों इस समय जो स्थिति बन रही है, जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जितने भी घेरती है दोस्तों, जितने स्थान पे दोस्तों पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं बता दूँ, वायुमंडल जो है दोस्तों, वायुमंडल के निचले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल
क्या कहते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर के भाग को समताप कहते हैं। जो उसके ऊपर का भाग है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसके ऊपर के भाग को, ऊपर के भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, समताप कहते हैं। प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल कहते हैं और इसके ऊपर के भाग को आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर के भाग को आयन, क्या दोस्तों, आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, आयन मंडल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके ऊपर भाग को आयन मंडल कहते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का सांद्र निम्न, जैसे इसमें नाइट्रोजन कितना पाया दोस्तों, नाइट्रोजन दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे आप लोग सुन के पेपर में नोट्स लिख लीजिए। नाइट्रोजन 78% है दोस्तों, ऑक्सीजन 20.95% है, आर्गन 0.993% है, और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों जो है 0.03% है, और नियान जो होता है दोस्तों वह 0.0018% है, और हाइड्रोजन जो है दोस्तों 0.001% है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीटी का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो एनसीटी का उद्देश्य जो है दोस्तों वह क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य शिक्षालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखना। क्या दोस्तों, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है दोस्तों, क्या वन महोत्सव कब मनाया जाता है दोस्तों, 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। तो यह कब मनाया जाता है दोस्तों, 1 जुलाई को। हमारे आंसर क्या हो जाएगा, 1 जुलाई हो जाएगा। वन संरक्षण के उद्देश्य से 1 जुलाई को प्रतिवर्ष भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ पे, भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जल जनित रोग किसे माना जाता है दोस्तों, अतिसार को। किसे माना जाता है दोस्तों, अतिसार को जल जनित रोग है हमारा। ठीक है, जल जनित रोग का तात्पर्य जल से उत्पन्न रोग से है, मतलब जो जल आप लोग पीते हैं उससे जो उत्पन्न रोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल जनित रोग कहते हैं। इससे अतिसार रोग जल के द्वारा उत्पन्न होती है दोस्तों। जबकि छोटी माता जो होती है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं, जबकि छोटी माता जो होती हैं, छोटी माता विषाणु, यह वायरस है दोस्तों, विषाणु। ठीक है, विषाणु के द्वारा होती हैं, विषाणु के द्वारा होती हैं। ठीक है दोस्तों, विषाणु के द्वारा होती हैं। और रक्त अल्पता, लोहे की कमी से तथा मस्तिष्क रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, यह किसके द्वारा होती है दोस्तों, रक्त अल्पता यह किसके द्वारा होती है दोस्तों, यह लोहे की कमी से या फिर आयरन की कमी से, आयरन की कमी से, आयरन की कमी से यह रोग होता है। और मस्तिष्क ज्वार किससे होता है दोस्तों, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न। ठीक है, जीवाणु द्वारा उत्पन्न। ठीक है, और छोटी माता किससे होती है दोस्तों, छोटी माता विषाणु के द्वारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायु प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक। तो यह क्या दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। धुआं, क्या दोस्तों, धुआं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। ठीक है, जो इसमें होता है दोस्तों, धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है, क्योंकि दोस्तों धुएं में अनेक प्रकार की अवांछनीय गैसें होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, अवांछनीय गैसें होती हैं। ठीक है, अवांछनीय गैसें होती हैं। ठीक है दोस्तों, धुआं जो होता है इसमें अनेक प्रकार की गैसें, अवांछनीय गैसें होती हैं दोस्तों, जो स्वच्छ वायु में मिलकर उनकी प्रदूषित कर देती हैं। और ये निम्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया दोस्तों, कौन कौन सी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, यह मोनोऑक्साइड हो गया दोस्तों, और सल्फर डाइऑक्साइड। कौन दोस्तों, सल्फर। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, और मीथेन भी है, मीथेन। ठीक है दोस्तों, ये सब गैसें हैं जो अंदर जब हम लोग सांस लेते हैं, ये लोग वायु में घुल जाते हैं, तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग को ये सब गैसें दिक्कत करती हैं। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यह क्लास आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों यह।